गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे आज विधानसभा की शक्तियां और कार्य। विधानसभा की शक्तियां या कार्य। विधानसभा की शक्तियां या फिर कार्य। तो देखो, राज्य विधानमंडल राज्य की व्यवस्थापिका होती है। जैसे संसद को व्यवस्थापिका कहते हैं केंद्र की, इसी तरह से राज्य में जो विधानमंडल या विधानसभा है वो राज्य की व्यवस्थापिका कहलाती है। और राज्य विधानमंडल को व्यापक शक्तियां प्राप्त होती है, जिस तरह से केंद्र में संसद को होती है। राज्य विधानमंडल की शक्तियों का अध्ययन हम निम्न रूप से करते हैं। तो सबसे पहला आता है आपकी विधायी कार्य। विधायी कार्य यानी कि कानून निर्माण करने का कार्य। तो राज्य के विधानमंडल को सामान्यतः उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है जो राज्य सूची के विषय में व समवर्ती सूची में दिए गए, यानी राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर विधानसभा को कानून बनाने का पूरा अधिकार होता है, यानी उन विषयों पर वो कानून बना सकती है। इसके साथ साथ साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। यानी जो साधारण विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ठीक है ना। यानी विधानमंडल के दो सदन हो गए, एक तो विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। तो साधारण विधेयक जो भी है वह विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु इसके संबंध में अंतिम शक्ति विधानसभा को ही प्राप्त होती है। यानी कि विधेयक प्रस्तुत करने की जो अंतिम शक्ति है वो विधानसभा के पास में होती है। ये विधानसभा का पहला कार्य है। दूसरा कार्य है वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य का मतलब है धन से संबंधित कार्य। धन से संबंधित कार्य का मतलब है कि विधानमंडल मुख्यतः विधानसभा को राज्य के धन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। यानी कि जो विधानसभा है उसको राज्य के धन पर पूर्ण नियंत्रण रखती है, जिसमें आय का वार्षिक लेखा जोखा, यानी जिसे हम बजट कहते हैं, विधानसभा से स्वीकृत होने पर ही शासन के द्वारा आय व्यय से संबंधित कोई कार्य किया जा सकता है। इसका अर्थ हुआ कि धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है ना। और विधानसभा को राज्य के आय व्यय यानी बजट, आय व्यय पर पूरा नियंत्रण होता है। जब तक बजट पारित नहीं होता है तब तक सरकार आय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकती है। विधानमंडल के विनियोग विधेयक पास होने पर ही सरकार संचित निधि से व्यय हेतु धन निकाल सकती है। यानी कि आय से संबंधित
विनियोग विधेयक पास होने पर यानी धन विधेयक पास होने के उपरांत ही सरकार व्यय के लिए संचित निधि से धन निकाल सकती है। तो धन विधेयक पास होने के उपरांत ही सरकार को पैसा खर्च करने की अनुमति मिलती है। तीसरा कार्य प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति प्रशासन के अंतर्गत विधानसभा का क्या कार्य होता है कि संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संशोधन संविधान के द्वारा राज्य के क्षेत्रों में संस्थात्मक व्यवस्था स्थापित किए जाने के कारण राज्य मंत्रिमंडल अपनी नीति और कार्यों के लिए विधानमंडल विशेषतः विधानसभा के प्रति क्या होता है उत्तर देखो हमारे यहाँ पर संस्थात्मक शासन व्यवस्था है और संस्थात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण ही हमारे जो मंत्रिमंडल है वह पूर्ण रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों द्वारा मंत्रियों के उनके भागों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। यानी जो विधानसभा के सदस्य हैं उन सदस्यों में से मंत्री परिषद के आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मंत्रिमंडल के विरुद्ध जैसे निंदा या आलोचना का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। यानी कि एक तो देखो मंत्रियों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निंदा प्रस्ताव तथा काम रोको प्रस्ताव आदि के द्वारा सदस्य सरकार को आदि के द्वारा जो सदस्य सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के पास होने पर मंत्रिमंडल को अपने पद से त्याग पत्र देना होता है। यानी कि जो भी मंत्रियों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निंदा प्रस्ताव है, कानून प्रस्ताव आदि के द्वारा और सरकार के सदस्यों के द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखा जाता है। और साथ साथ में अविश्वास प्रस्ताव के पास होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। इस तरह से चौथा कार्य आपके संविधान संशोधन का कार्य कि जो विधानसभा है वो किस प्रकार संविधान संशोधन में अपना महत्वपूर्ण योगदान को देती है। हालांकि संविधान संशोधन की शक्ति केवल और केवल संविधान के माध्यम से अनुच्छेद 368 के द्वारा संसद को ही दी गई है। संविधान संशोधन की शक्ति संविधान संशोधन करती है कि हमारे संविधान में कुछ धाराएं ऐसी है जिनमें संशोधन के लिए जरूरी है कि संसद द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर पारित प्रस्ताव को कम से कम आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडलों के द्वारा स्वीकार किया जाए। राज्य विधानमंडलों को संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं है। राज्य विधानमंडल तो केवल अनुसमर्थन या अस्वीकृत कर सकते हैं। यानी संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक
आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। हालांकि राज्य विधानमंडल संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं, वो केवल अनुसमर्थन या अस्वीकृति है वो दे सकते हैं। ऐसा संविधान में कुछ दावों में ये उपबंध है वो किया गया है। इसके साथ साथ निर्वाचन संबंधी शक्ति, निर्वाचन संबंधी शक्ति में राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति व राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। यानी कि जो विधानसभाओं के सदस्य हैं, विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति व राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं, क्योंकि विधानसभा के सदस्य या वो राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर वर्तमान समय में अगर हम देखें कि राज्य विधानसभा के गठन की प्रक्रिया में आज वर्तमान में क्या स्थिति है, तो राजस्थान में अगर हम देखें तो राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन माना जाता है विधानसभा, और जिससे विधानसभा के नाम से जाना जाता है। विधान परिषद के गठन संबंधी प्रस्ताव विधानसभा ने पास कर केंद्र सरकार की अनुमति व अनुमोदन हेतु भेजा है। हमारे राजस्थान में केवल विधानमंडल का एक ही सदन है और वह है विधानसभा। दूसरे सदन के लिए राजस्थान की विधानसभा ने ऐसा प्रस्ताव पारित करके और संसद को भेजा है। अतः राजस्थान में विधानमंडल का द्वितीय सदन नहीं है। केंद्र सरकार के अनुमोदन के पश्चात ही गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। तो वर्तमान समय में राजस्थान में केवल एक ही विधानमंडल का सदन है, जिसे हम विधानसभा कहते हैं। दूसरे सदन के लिए विधानसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित करके और केंद्र सरकार के पास भेजा गया है, लेकिन अभी मंजूरी नहीं मिली है। इसके साथ साथ जब केंद्र सरकार अनुमोदन कर देगी तभी राजस्थान में दूसरे सदन यानी विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो ये आपके हैं विधानसभा की शक्तियां व कार्य। अब हम बात करते हैं राज्यपाल, यानी राज्य के अंतर्गत जो वैधानिक प्रमुख होता है। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, उसी तरह से राज्यों के अंतर्गत राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख के रूप में माना जाता है। राज्यपाल की क्या स्थिति होती है, उसकी क्या शक्तियां हैं, क्या कार्य है, बिल्कुल वही है जो केंद्र में राष्ट्रपति के पास में है। तो देखो, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल और मंत्री परिषद के अंतर्गत होती है। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के पास होती है, उसी तरह से राज्यों के अंतर्गत राज्यपाल और मंत्री परिषद के पास समस्त शक्तियां होती है। इसके साथ साथ संविधान के अनुसार अगर बात करें तो संस्थात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, और इसे संस्थात्मक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, जबकि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद राज्य की वास्तविक कार्यपालिका होती है, जो समस्त शक्तियों का प्रयोग करती है। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति होता है, लेकिन समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री करते हैं, उसी तरह से राज्यों के अंतर्गत समस्त शक्तियां वैधानिक शक्तियां राज्यपाल के पास में होती है, लेकिन उन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही वह अपना पद ग्रहण करता है। यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहता है, अपने पद पर बना रहता है। यानी राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को उनके पद से हटा सकते हैं। वैसे तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। लेकिन वह अपने उत्तराधिकार के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रह सकता है और राज्यपाल को उसकी कार्य अवधि यानी 5 वर्ष पूर्व भी राष्ट्रपति के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण भी राज्यपाल को किया जा सकता है। राज्यपाल यदि चाहे तो वह समय से पूर्व अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। ये राज्यपाल की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। अब नेक्स्ट राज्यपाल पद की योग्यता। कभी राज्यपाल बनने के लिए उनको किन किन योग्यताओं से होकर गुजरना पड़ता है, तो उसके लिए सबसे पहली बात यही आती है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। यानी पहली बात कि भी वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो, यानी 35 वर्ष पूर्ण कर चुका है व्यक्ति राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इसके साथ साथ राज्यपाल संसद अथवा राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, यानी संसद अथवा विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं होगा। यदि मान लो वो किसी भी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल की नियुक्ति के पद पर उसे अपनी तिथि से अपने सदस्यता का त्याग करना पड़ेगा। जिस दिन उसे राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर दिया गया है उसी दिन से उसको संसद या विधानसभा के जिस सदन का वो सदस्य है उस सदस्यता से उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। और तीसरा यह कि राज्यपाल किसी भी दोहरे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी योग्यताएं बता चुका हूं, स्वयं वही योग्यताएं हैं। तो आप सोच लिख सकते हो कि किसी दोहरे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। किसी भी दोहरे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये है राज्यपाल के पद की योग्यताएं कि वह भारत का नागरिक हो, उनके 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, वह संसद के किसी भी संसद या विधानसभा के किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। अब आपकी तीसरी बात आती है वेतन और भत्ते कि राज्यपाल बनने के बाद उनको कितना वेतन और किस प्रकार के भत्ते उनको देय होते हैं। तो राज्यपाल को 1,10,000 रुपए 1,10,000 रुपए मासिक वेतन प्राप्त होता है। मासिक वेतन प्राप्त होता है। इसके साथ साथ निःशुल्क निवास स्थान व अन्य भत्ते, निःशुल्क निवास स्थान और अन्य भत्ते दिए हैं। अन्य जो भत्ते वो दिए जाते हैं वो सारी सुविधाएं प्राप्त होती है जो समय पर संसद कानून के द्वारा निर्धारित करती है। इस तरह से राज्यपाल को निःशुल्क निवास स्थान और अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं।
अब बात करते हैं आपके राज्यपाल की कि भाई राज्यपाल बनने के बाद उसके कौन कौन से कार्य हैं या कौन कौन सी शक्तियां हैं। राज्यपाल की शक्तियां या कार्य। नंबर 1 आता आपके कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल क्या क्या कार्य करता है। देखो, राज्य की समस्त जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल के अंतर्गत नहीं होती है, जिनका प्रयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, इसके साथ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। इसके साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के अध्यक्ष की नियुक्ति। राज्य लोक सेवा आयोग, जिसे आरपीएससी कहते हैं, आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देना। और राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां राज्य सूची में उल्लिखित विषयों तक विस्तृत है। यानी राज्य सूची के जो भी विषय हैं उन विषयों से संबंधित राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वह विस्तृत की गई है। समवर्ती सूची के विषय पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से वह अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है, इसलिए वह राष्ट्रपति के परामर्श के अनुसार उस पर कार्य प्रयोग कर सकता है। राज्य सरकार